हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सचिन। आपका माइंड मिंगल एकेडमी यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम बुक 2 का चैप्टर 2 डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है कल्चर चेंज। आपको इस चैप्टर को लेकर सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, है ना। और ये वन शॉट होने वाला है, आपके एग्जाम काफ़ी नज़दीक हैं। वन शॉट के साथ इसे ख़त्म करते हैं। मैं आपको ये भरोसा दिलाने की कोशिश करता हूँ, आपको कभी भी इस चैप्टर को दोबारा रीड करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। एक इतनी क्रिप्स नोट्स के साथ और इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलने वाली है कि आप देख कर ना खुश हो जाओगे। विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। आज हम कल्चर चेंज को समझने वाले हैं। कल्चर चेंज मतलब संस्कृति के अंदर बदलाव। ये इंडिया की बात कर रहा है तो हम भारत की संस्कृति को समझेंगे। भारत की संस्कृति के अंदर क्या बदलाव आए, उन सारी चीज़ों को देखेंगे, समझते हैं। कल्चर चेंज रेफर टू द चेंज इन कस्टम, ट्रेडिशन, बिलीफ, लाइफ स्टाइल्स, बिहेवियर etc। सांस्कृतिक जो चेंज आए, जो कल्चर चेंज आए, वो किस चीज़ को रेफर करते हैं? कस्टम्स के अंदर चेंज आना, ट्रेडिशन के अंदर चेंज आना, बिलीव्स, लोगों की थिंकिंग, लाइफ स्टाइल, बिहेवियर, लोगों के थॉट प्रोसेस के अंदर चेंज आना, है ना। वो सब कल्चर चेंज से ही जुड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं उसी का तो पार्ट है। दैट लीड्स टू चेंज इन द कल्चर पैटर्न्स ऑफ सोसाइटी। और ये किस चीज़ से जुड़ा हुआ है? ये जो हमारी सोसाइटी है, जो हमारा समाज है, उसके अंदर जो कल्चर पैटर्न्स हैं, उनसे जुड़ा हुआ है। द एफर्ट्स मेड बाई 19th सेंचुरी सोशल रिफॉर्मर एंड 20th सेंचुरी नेशनलिस्ट। इन सारी चीज़ों के अंदर जो बदलाव आ रहे थे, उन सब के अंदर जो एफर्ट्स डाला गया, ऐसी चीज़ें थी इन बदलाव के साथ कि उन्हें लाना बहुत ज़रूरी था। तो किन लोगों ने एफर्ट्स डाला? 19th सेंचुरी के अंदर सोशल रिफॉर्मर्स बाहर निकल कर आए, उन्होंने एफर्ट डाला। 20th सेंचुरी के अंदर बहुत सारे नेशनलिस्ट आए, जिन्होंने आवाज़ उठाई, इन सारी चीज़ों को काउंटर किया अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। जो समाज के अंदर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, उसके अगेंस्ट आवाज़ उठाई। एंड द फाइनल चेंज इन कल्चर प्रैक्टिस थ्रू द प्रोसेस ऑफ संस्कृताइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, सेकुलराइजेशन एंड वेस्टर्नाइजेशन। इन टर्म्स को फॉलो किया गया, संस्कृताइजेशन जैसे टर्म्स को फॉलो किया गया। आगे समझेंगे काफ़ी अच्छे तरीके से। ये जो सारे डिस्क्रिमिनेशन हमारे समाज के अंदर हो रहे थे, हमारी कंट्री के अंदर हो रहे थे, उन्हें काउंटर करने के लिए ये ऐसे टर्म्स आए, जिनके साथ सोशल रिफॉर्मर्स निकल कर आए, उन्होंने इन सारी चीज़ को काउंटर किया। सोशल रिफॉर्म मूवमेंट इन 19th एंड 20th सेंचुरी। देखिए, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट हुआ 19th एंड 20th सेंचुरी के अंदर। मैनी सोशल इवल्स प्लग्ड इंडियन सोसाइटी सच एज प्रैक्टिस ऑफ असती, चाइल्ड मैरिज एंड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, अनटचेबिलिटी, पर्दा सिस्टम, सोशल इनइक्वालिटी एंड इलिटरेसी। देखिए, जो समाज के अंदर जो बुराइयां बनी हुई थी, जो भारतीय समाज के अंदर जो बुराइयां बनी हुई थी, जैसे कि सती प्रैक्टिस को फॉलो किया जा रहा था। देखिए, सती प्रैक्टिस क्या होती है? जब किसी हस्बैंड की मृत्यु हो जाती है तो उसकी जो वाइफ होती है, उसे अग्नि को समर्पण कर दिया जाता है ना, उसी के साथ उसे जला दिया जाता है। वो होती है सती प्रैक्टिस। आप महसूस कीजिए, आप फील कीजिए, जब हम कभी भी कुछ बनाते हैं तो सडनली हम जब जल जाते हैं तो वो टाइम कितना पेनफुल होता है। तो ये गलत था ना। चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, अनटचेबिलिटी, पर्दा सिस्टम, सोशल इनइक्वालिटी, समाज के अंदर असमानताएं, एंड इलिटरेसी, दैट इज द बिगेस्ट रीजन, जिसकी वजह से हमें समाज के अंदर चेंज लाना बहुत जरूरी था, है ना। नेचर ऑफ सोशल रिफॉर्म्स। जो समाज के अंदर जो रिफॉर्म्स आए, उनके नेचर के बारे में हम बात करेंगे। द सोशल रिफॉर्म्स ऑफ द 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी के अंदर जो सोशल रिफॉर्म्स आए, वर अ क्रिएटिव कॉम्बिनेशन ऑफ अ मॉडर्न लिबरल आइडियाज ऑफ अ वेस्ट एंड द न्यू परसीव्ड ट्रेडिशनल लिटरेचर। तो वो क्या था? वो एक ऐसा कॉम्बिनेशन था जिसके अंदर मॉडर्न लिबरल, जो उदारवादी जो आइडियाज थे वेस्ट के, और जो ट्रेडिशनल जो लिटरेचर थी, जो नई चीज़ें निकल के आ रही थी, उनका कॉम्बिनेशन बनाकर इन सारी चीज़ों को जो प्रैक्टिस फॉलो की जा रही थी, उन्हें काउंटर किया, है ना। कैसे किया समझेंगे आगे। दे वर बेस्ड ऑन रीडिस्कवरी ऑफ एन इंडियन सिविलाइजेशन। वो क्या था? वो जो भारतीय सभ्यता थी, जो इंडियन सिविलाइजेशन था, उसका रीडिस्कवरी था, है ना। कहीं ना कहीं भारतीय सभ्यता जो खो गई है, उसे दोबारा से पुनर्जीवित किया जा रहा था। दैट विल बी इन कोहेरेंस विद द यूरोपियन आइडियल्स ऑफ रैशनलिज्म, मोनोथिज्म एंड इंडिविजुअलिज्म। और जो यूरोपियन आइडियल्स थे, है ना, जो वहाँ की सोच थी, वहाँ के विचार थे, जैसे रैशनलिज्म, मोनोथिज्म, इंडिविजुअलिज्म, उन सारी चीज़ों को रिकॉग्नाइज किया जा रहा था। कहीं ना कहीं हर एक इंसान की समाज के अंदर आइडेंटिटी होनी चाहिए, उसकी पहचान होनी चाहिए। ऐसे आइडियाज को समाज के अंदर लाया जा रहा था। एस्पेक्ट ऑफ सोशल रिफॉर्म्स चेंज। सोशलॉजिस्ट सतीश सिवरेवाल। देखिए, सोशलॉजिस्ट थे सतीश सिवरेवाल, जो इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करते हैं। एलोबोरेट 3 एस्पेक्ट ऑफ सोशल चेंज दैट अकर्ड इन कॉलोनियल इंडिया। जब हमारा देश कॉलोनी था ब्रिटिश लोगों का,
तो सोशल चेंज, जो समाज के अंदर चेंज आ रहे थे, 3 एस्पेक्ट में उसे एलोबरेट किया गया है। समझते हैं। पहला है मोड ऑफ कम्युनिकेशन, लोगों के बीच में कम्युनिकेट करने का मोड। न्यू टेक्नोलॉजी इन द फॉर्म ऑफ प्रिंटिंग प्रेस। देखिए क्या हो रहा था, न्यू टेक्नोलॉजी आ रही थी जिसकी शुरुआत प्रिंटिंग प्रेस से होती है, फिर टेलीग्राफ आता है जो कि कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है, लेटर माइक्रोफोन आता है, हेल्प्ड इन कम्युनिकेटिंग, जो कि लोगों से इंटरेक्ट और कम्युनिकेट करने में हेल्प करते हैं। द आइडियाज एट अ फास्टर प्लेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इनका क्या काम था कि ये एक दूसरे के आइडियाज़ को जल्दी से जल्दी शेयर कर रहे थे, है ना। ये सारी चीज़ों का जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर जो चेंज आया, उससे क्या हुआ, आइडियाज़ चेंज होने लगे, एक दूसरे से एक इजी वे में इंटरेक्शन होने लगा, वो था मोड ऑफ कम्युनिकेशन। मूवमेंट ऑफ पीपल एंड गुड्स थ्रू स्टीम शिप्स एंड रेलवे ऑल्सो हेल्प्ड इन द मूवमेंट ऑफ न्यू आइडियाज अक्रॉस डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। देखिए जैसा कि हम सबको पता है, हमारे देश के अंदर स्टीम शिप आया, रेलवेज आया, जैसे ही हमारी इंडिया कॉलोनी बना, है ना। जैसा कि हमें पता है कि ब्रिटिश लोगों की ही देन है रेलवे और यूपीएससी। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी एंड योर ऑप्शनल इज सोशियोलॉजी, तो ये नोट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, है ना। इससे आपको एक बेसिक सोशियोलॉजी की एक अच्छी नॉलेज मिल सकती है, चीज़ों को एक अच्छी तरीके से समझा जा सकता है, तो पढ़िए। ऑल्सो हेल्प्ड इन मूवमेंट ऑफ न्यू आइडियाज़। तो क्या होता है, जैसे कि स्टीम शिप्स रेलवे आए, तो वो किस लिए आए, जिससे चीज़ों को ईजिली ट्रांसपोर्ट किया जा सके एक जगह से दूसरी जगह पर, है ना। जब चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट होंगी तो उनके साथ लोग भी तो जाएंगे, है ना। जब लोग जाएंगे तो वो वहाँ के लोगों से जाके मिलेंगे, बातचीत करेंगे और अपने आइडिया को शेयर करेंगे, उनका कम्युनिकेट होगा, इंटरेक्शन होगा। तो यहाँ से क्या होता है, ये सारी चीज़ों से जो न्यू आइडियाज़ थे वो एक कंट्री से दूसरे कंट्री के अंदर जा रहे थे, शेयर हो रहे थे। एग्जाम्पल के लिए 2 लोगों की बात की गई है। पहले थे केशव चंद्र सेन, जो कि बंगाल से आते थे, जिन्होंने मद्रास को विजिट किया था 1864 के अंदर, है ना। और पंडिता रामाबाई ट्रेवल्ड टू डिफरेंट कॉर्नर ऑफ द कंट्री, जिन्होंने कंट्री के अलग अलग कॉर्नर को टच किया। तो कहीं ना कहीं इन्होंने अपने आइडियाज़ को दूसरे लोगों के साथ शेयर किया हुआ, वहाँ के आइडियाज़ को इन्होंने अडॉप्ट किया हुआ। ऐसा ही तो होता है, जब हम कहीं जाते हैं तो हम नई चीज़ें सीखते हैं और कुछ उन्हें भी सिखा कर आते हैं। फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन हो रहा था। मॉडर्न सोशल ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन बन रहे थे, वो फॉर्म्ड इन अ डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। अलग अलग कंट्री के कॉर्नर में अलग अलग तरीके के ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हो रहे थे, जैसे कि ब्रह्म समाज इन बंगाल। बंगाल के अंदर ब्रह्म समाज की स्थापना हो रही थी। पंजाब के अंदर आर्य समाज बन रहा था। ऑल इंडिया मुस्लिम लेडीज कॉन्फ्रेंस, अनुजमान ए ख्वातान ए इस्लाम 1914 के अंदर। ऐसे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म होने लगे समाज के अंदर बदलाव लाने के लिए, पुरानी चीज़ों को काउंटर करने के लिए अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हो रहे थे। इंडिया रिफॉर्मर्स ऑर्गेनाइज्ड पब्लिक मीटिंग एंड यूज्ड पब्लिक मीडिया लाइक अ न्यूज़पेपर एंड जर्नल्स टू स्प्रेड देयर आइडियाज़। जो भारत के रिफॉर्मर थे वो पब्लिक मीटिंग कर रहे थे, है ना, और वो पब्लिक मीडिया का यूज़ कर रहे थे, जैसे कि न्यूज़पेपर, जर्नल्स वगैरह, अपने आइडियाज़ को स्प्रेड करने के लिए, उन्हें फैलाने के लिए, है ना, जिससे लोग देखें, वो भी इन जो आइडियाज़ हैं इनके बारे में विचार विमर्श करें। नेचर ऑफ आइडियाज़, और कहीं ना कहीं जो आइडियाज़ का नेचर था उसके अंदर क्या बदलाव थे और वो क्या आइडियाज़ क्या थे। न्यू आइडियाज़ ऑफ लिबरलिज्म, जो नए आइडियाज़ थे वो लिबरलिज्म की बात कर रहे थे, फ्रीडम की बात कर रहे थे। प्राइड इन कल्चर, जो कल्चर जो खो गया है उसे दोबारा से लाया जाए। फीमेल एजुकेशन की बात कर रहे थे, लिबरलिज्म जैसी चीज़ों की बात कर रहे थे। ज्योतिबा फूले ओपनड द फर्स्ट स्कूल फॉर वुमेन इन पुणे, और ज्योतिबा फूले ने पहला स्कूल पुणे में वुमेन्स के लिए खोला, जिससे वुमेन को एजुकेट किया जा सके, फीमेल एजुकेशन को बढ़ावा दिया जा सके। कहाँ पर हुआ था ये? पुणे के अंदर हुआ था। इंपॉर्टेंट है। डिफरेंट ओपिनियन ऑफ सोशल रिफॉर्मर, जो सोशल रिफॉर्मर आ रहे थे सबके अलग अलग ओपिनियन थे, हर कोई बदलाव चाहता था अपनी समझ के साथ, है ना। ज्योतिबा फूले रिकॉल द ग्लोरी ऑफ प्री आर्यन एज। ज्योतिबा फूले ने जो प्री आर्यन एज की जो ग्लोरी थी, जो चमक थी, उसकी जो पॉजिटिव चीज़ें थी, उसे रिकॉग्नाइज किया, उसे रिकॉल किया, है ना। वाइल बाल गंगाधर तिलक सपोर्टेड द ग्लोरी ऑफ आर्यन पीरियड, जो बाल गंगाधर तिलक थे उन्होंने
आर्यन एज की जो आर्यन पीरियड की जो ग्लोरी थी उसे सपोर्ट किया, है ना, कि इसको बढ़ावा दिया जाए। सती वॉज अपोज्ड बाई ब्रह्म समाज, जो सती प्रैक्टिस फॉलो की जा रही थी उसे ब्रह्म समाज के द्वारा काउंटर किया गया, उसका अपोज किया गया। ऑर्थोडॉक्स हिंदू फैमिली इन बंगाल फॉर्म्ड धर्म सभा एंड अपोज्ड द ब्रिटिशर फॉर इंटरप्रेटिंग सेक्रेट टेक्स्ट। और जो ऑर्थोडॉक्स फैमिली थी बंगाल की, उन्होंने धर्म सभा को फॉर्म किया। उन्होंने बोला कि ये चीज़ें हमारी हैं, सती प्रैक्टिस को प्रिवेल किया जाना चाहिए, वो ऐसे ही चलनी चाहिए। लेकिन ये होना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि गलत चीज़ें हमेशा गलत ही होती हैं, है ना। और जो ब्रिटिशर लोग थे और जो ब्रह्म समाज था, उन्होंने मिलकर इन सारी चीज़ों को ख़त्म किया। द ऑर्गेनाइजेशन लाइक ऑल इंडिया मुस्लिम लेडीज कॉन्फ्रेंस एंड जर्नल्स तसीब ए निशवान अपोजिट द प्रैक्टिस ऑफ पॉलीगैमी अमंग मुस्लिम वाइल ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम सपोर्टेड पॉलीगैमी। देखिए, मुस्लिम समाज के अंदर ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म होने लगे और उन्होंने जो पॉलीगैमी जो प्रैक्टिस की जा रही थी उसको काउंटर किया। लेकिन जो ऑर्थोडॉक्स लोग थे उन्होंने बोला नहीं, ये सही है, और उन्होंने इसे सपोर्ट किया। देखिए, हर समाज के अंदर दो तरीके की सोच रखने वाले लोग रहते हैं, एक होते हैं ऑर्थोडॉक्स और एक होते हैं जो बदलाव चाहते हैं। जो चीज़ें गलत हैं उनके अंदर बदलाव लाना ज़रूरी है, और जो चीज़ें सही हैं वो तो सही हैं ही। ऑर्थोडॉक्स सोच रखने वाले लोग हमेशा ये चाहते हैं कि जो चीज़ें पुराने तरीके से चलती आ रही हैं वो वैसे ही चलती रहें, लेकिन ये गलत है। सोशियो कल्चर चेंज इन इंडिया, समाज के अंदर, भारत के अंदर जो सोशल कल्चर चेंज आ रहा था वो क्या था? सम चेंज दैट टुक प्लेस इन इंडिया कैन बी अंडरस्टैंड इन टर्म्स ऑफ अ प्रोसेस ऑफ। देखिए, भारत के अंदर जो कुछ बदलाव आ रहे थे उन्हें टर्म्स ऑफ प्रोसेस के बेस पर डिवाइड किया गया है, उन्हें समझने के लिए वो क्या थे, कैसे थे। तो कुछ टर्म्स हैं, समझेंगे, जैसे कि संस्कृताइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, सेकुलराइजेशन एंड वेस्टर्नाइजेशन। तो सबसे पहले संस्कृताइजेशन को समझते हैं कि ये संस्कृताइजेशन क्या था। द टर्म्स संस्कृताइजेशन वॉज कॉइन्ड बाई एम एन श्रीनिवास। जो संस्कृताइजेशन टर्म था उसे एम एन श्रीनिवास के द्वारा दिया गया था। डिफाइंड द प्रोसेस ऑफ संस्कृताइजेशन, जिन्होंने संस्कृताइजेशन की प्रोसेस को डिफाइन किया था। लो कास्ट और ट्राइब और अदर ग्रुप takes over the custom, rituals, beliefs, ideology and style of life of a high caste। उन्होंने बताया कि जो लो कास्ट के लोग हैं वो अपने स्टेटस को समाज के अंदर बढ़ाने के लिए जो हाई कास्ट के लोग हैं उनकी आइडियोलॉजी, उनके बिलीफ्स, उनके रिचुअल्स, उनके कस्टम्स को फॉलो कर रहे हैं। देखिए, समझिए, जो लोग लोअर कास्ट से आ रहे हैं वो हाई कास्ट की चीज़ों को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका यही तो मतलब है कि वो अपनी चीज़ों को इन्फीरियर समझ रहे हैं और जो हाई कास्ट की चीज़ें हैं उन्हें सुपीरियर समझ रहे हैं। हमेशा एक समाज अपने आप को ही समाज के अंदर इन्फीरियर और सुपीरियर बनाने की कोशिश करता है। इम्पैक्ट ऑफ संस्कृताइजेशन, जो संस्कृताइजेशन का इम्पैक्ट था वो क्या था? द इन्फ्लुएंस ऑफ संस्कृताइजेशन कैन बी सीन इन लैंग्वेज, लिटरेचर, आइडियोलॉजी, म्यूजिक, डांस, ड्रामा, स्टाइल ऑफ लाइफ, रिचुअल्स। देखिए, संस्कृताइजेशन का इतना इन्फ्लुएंस हुआ कि लैंग्वेज के अंदर चेंज आने लगा, लिटरेचर बदलने लगी, आइडियोलॉजी बदलने लगी, म्यूजिक, डांस, ड्रामा, लाइफ स्टाइल, रिचुअल्स, सब सारी चीज़ें बदलने लगी, क्योंकि लोअर कास्ट वाले लोग हाई कास्ट की चीज़ों को फॉलो कर रहे थे, है ना। द एरियाज हैविंग डोमिनेंस ऑफ हाईली संस्कृताइज कास्ट, जो एरिया ऐसे थे जहां पर संस्कृताइज कास्ट डोमिनेंट थी, मतलब हाई कास्ट डोमिनेंट थी। द कल्चर ऑफ एंटायर रीजन अंडरवेंट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ संस्कृताइजेशन। तो उस पूरे रीजन के अंदर क्या हुआ कि जो संस्कृताइजेशन डोमिनेंट था तो वो संस्कृताइजेशन वाली चीज़ों को फॉलो करने लगे, मतलब हाई कास्ट वाली चीज़ों को फॉलो करने लगे, है ना। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ एरिया वेयर नॉन संस्कृतिक कास्ट, मतलब यहाँ नॉन संस्कृतिक कास्ट, हाई कास्ट नहीं, लोअर कास्ट डोमिनेंट थी, तो वहाँ पे क्या हुआ? देयर इन्फ्लुएंस वॉज स्ट्रॉन्ग, वहाँ पे उनका इन्फ्लुएंस ज़्यादा था, तो इट इज़ नॉन एज डिसंस्कृताइजेशन। देखिए, जहाँ पे हाई कास्ट ज़्यादा थी, संस्कृताइज्ड वाली जो कास्ट ज़्यादा थी, उसकी चीज़ों को जब फॉलो किया जा रहा था तो वो संस्कृताइजेशन था, है ना। यहाँ पे नॉन संस्कृतिक कास्ट ज़्यादा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे एक टर्म दिया गया है डिसंस्कृताइजेशन, इसे डिसंस्कृताइजेशन बोला गया कि वो लोग अपने स्टेटस को बढ़ाने के लिए किसी संस्कृताइजेशन जैसे टर्म्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, है ना, वो जैसे हैं वो ठीक हैं, तो उसे डिसंस्कृताइजेशन बोला गया। क्रिटिसिज्म ऑफ संस्कृताइजेशन, देखिए, जब कोई भी चीज़ आती है तो उसे क्रिटिसाइज किया जाता है, अलग टाइम पर क्रिटिसाइज किया जाता है। इज एग्जग्रेड द सोशल मोबिलिटी और द स्कोप ऑफ लोअर कास्ट टू अचीव हायर सोशल स्टेटस। जो लोअर कास्ट थी वो हाई सोशल स्टेटस को अचीव करना चाहती थी।
इट एक्सेप्ट द कस्टम ऑफ अपर कास्ट एज सुपीरियर एंड दैट ऑफ लोअर कास्ट एज इन्फीरियर। जैसा अभी मैंने आपको बताया कि अपर कास्ट के लोगों को वो सुपीरियर समझ रहे थे और खुद के ही चीज़ों को वो इन्फीरियर समझ रहे थे, इसी वजह से वो संस्कृताइजेशन जैसे टर्म्स को फॉलो कर रहे थे। अपने स्टेटस को बढ़ाने के लिए वो हाई कास्ट के रिचुअल्स को फॉलो कर रहे थे। सिंस संस्कृताइजेशन रिजल्ट in the adoption of upper caste rites and rituals, it leads to the seclusion of girls and women, adoption of dowry practice, caste discrimination etc। देखिए, जो लोअर कास्ट वाले लोग थे वो अपर कास्ट के रिचुअल्स राइट को फॉलो कर रहे थे, है ना। तो यहाँ पे गर्ल्स का सेकुलजन हुआ, वुमेन का, यहाँ पे डाउरी को अडॉप्ट किया गया, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जैसी चीज़ें जो प्रैक्टिस थी वो निकल के आती हैं। कहीं ना कहीं गर्ल्स और वुमेन का तो डिस्क्रिमिनेशन हो ही रहा था समाज के अंदर। चीज़ों को संस्कृताइज किया जा रहा है, लोग अपने स्टेटस को समाज के अंदर, अपनी आइडेंटिटी को सिक्योर करने के लिए वो ऐसे टर्म्स को फॉलो तो कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं किसका एक्सप्लोटेशन हो रहा है? वुमेन, गर्ल्स, इन सब लोगों का। संस्कृताइजेशन एंड सोशल ग्रुप पोजीशन। देखिए, जो संस्कृताइजेशन एंड सोशल ग्रुप पोजीशन, जो संस्कृताइजेशन था और जो सोशल ग्रुप पोजीशन थी उसकी, वो क्या थी? संस्कृताइजेशन प्री सपोज आइदर एन इम्प्रूवमेंट इन इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पोजीशन। संस्कृताइजेशन क्या चाहता था? वो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पोजीशन में इम्प्रूवमेंट चाहता था लोगों का, ऑफ द ग्रुप कंसर्न और हायर ग्रुप सेल्फ कॉन्शियसनेस रिजल्टिंग फ्रॉम इट्स कॉन्टैक्ट विद द सोर्स ऑफ ग्रेट ट्रेडिशन ऑफ हिंदुइज्म सच एज अ पिलग्रिम सेंटर और मोनेस्ट्री। संस्कृताइजेशन की प्रोसेस को फॉलो करने पर क्या हुआ था? एक ग्रेट ट्रेडिशन देखा गया, है ना। हिंदुज़म वाली चीज़ों को फॉलो किया गया, मोनेस्ट्री, पिलग्रिम, इन्हें ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई उस टाइम पर, है ना। अब हम समझेंगे वेस्टर्नाइजेशन टर्म। देखिए, जब हम वेस्टर्नाइजेशन टर्म की बात करते हैं तो वेस्टर्न से हमें कुछ ख्याल आता है, वेस्टर्न से आप यूरोपियन कंट्री के ख्यालों में खो जाते हैं। समझते हैं इसे। एम.एन. श्रीनिवास डिफाइन द वेस्टर्नाइजेशन। जो एम.एन. श्रीनिवास सोशोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने वेस्टर्नाइजेशन टर्म को डिफाइन किया। उन्होंने बोला, द चेंज वॉट अबाउट इन इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर एज अ रिजल्ट ऑफ ओवर 150 ईयर्स ऑफ अ ब्रिटिश रूल। जो भारतीय सोसाइटी के अंदर, जो इंडियन सोसाइटी के अंदर चेंज देखे गए हैं उसके कल्चर के अंदर, 150 ईयर्स से जो ब्रिटिश रूल कर रहा है उसके साथ जो चेंज आए हैं इंडियन सोसाइटी के अंदर, उसी की वजह से वेस्टर्नाइजेशन आया है। कैसे? इट इंक्लूड चेंज दैट अकर एट अ डिफरेंट लेवल सच एज टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूशन, आइडियोलॉजी एंड वैल्यूज। इसके अंदर किस तरीके के बदलाव शामिल हैं? जैसे कि टेक्नोलॉजी के अंदर चेंज देखा गया है, इंस्टीट्यूशन जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसके अंदर बदलाव आए हैं, लोगों की आइडियोलॉजी बदली है ना, और वैल्यूज। काइंड ऑफ वेस्टर्नाइजेशन। वेस्टर्नाइजेशन की क्या काइंड है उन्हें समझेंगे। सम रिफॉर्मर ऑफ अर्ली 19th century अडॉप्ट वेज ऑफ थिंकिंग एंड स्टाइल ऑफ लाइफ ऑफ वेस्टर्न कल्चर ऑल्सो सपोर्टेड इट्स एक्सपेंशन। कुछ रिफॉर्मर 19th century के शुरुआत में बोलते हैं कि जो वेस्टर्न चीज़ें हैं उनकी जो लाइफ स्टाइल है उससे अडॉप्ट किया जा रहा है, उसकी थिंकिंग को अडॉप्ट किया जा रहा है, वहाँ के कल्चर को अडॉप्ट किया जा रहा है, वहाँ के पहनावे को अडॉप्ट किया जा रहा है, और उसके एक्सपेंशन के लिए, उसे एक्सपेंस करने के लिए, उसे फैलाने के लिए उसे सपोर्ट किया जा रहा है। आज भी हम देख सकते हैं बहुत सारे लोग वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते हैं, वो उनकी चीज़ों को पहनते हैं, है ना, वो उनकी टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं। ये क्या है? ये वेस्टर्नाइजेशन है। ये तो अपने अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से किस चीज़ को बढ़ावा देना चाहते हैं, है ना। द वाइड स्प्रेड अडॉप्शन ऑफ वेस्टर्न कल्चर एलिमेंट like uses of new technology, clothing and change in people's routine and personal preference। तो जो वाइड स्प्रेड अडॉप्शन हो रहा था वेस्टर्न कल्चर का, वो क्या था? न्यू टेक्नोलॉजी का अडॉप्शन हो रहा था, कपड़ों का अडॉप्शन हो रहा था, है ना, और जो लोगों का रूटीन था उसके अंदर चेंज आ रहे थे, जो पर्सनल प्रेफरेंस थी लोगों की वो बदल रही थी, वो बिल्कुल वेस्टर्न कल्चर जैसी होती जा रही थी। कहीं ना कहीं वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करने की वजह से हम अपने इंडियन कल्चर को खो बैठे हैं। आप इसके बारे में क्या समझते हैं? क्या ये सही है? मैं जनरली आपका ओपिनियन जानना चाहूँगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, है ना। सम इंडियन अडॉप्ट वेस्टर्न कल्चर इन देयर क्लॉथिंग एंड अपीयरेंस। बहुत सारे लोगों ने, जो भारतीय लोग थे, उन्होंने क्लॉथ के बेस पर और अपीयरेंस के बेस पर वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट किया, बट दे डू नॉट हैव द डेमोक्रेटिक एंड एगिलिटेरियन वैल्यू ऑफ मॉडर्न थिंकिंग। लेकिन उनके पास कोई डेमोक्रेटिक और एगिलिटेरियन वैल्यू नहीं थी। उस टाइम पे तो कॉलोनियल थी ना हमारी कंट्री, हमें रूल किया जा रहा था ब्रिटिशर लोगों के द्वारा। कोई मॉडर्न थिंकिंग नहीं थी उनके पास, केवल वो वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहे थे, उसे अडॉप्ट कर रहे थे। देखिए वेस्टर्नाइजेशन का इम्पैक्ट क्या हुआ।
द फर्स्ट इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्नाइजेशन इन इंडिया कैन बी सीन इन मिडिल क्लास। जो पहला इम्पैक्ट था वो क्या था, वो मिडिल क्लास के अंदर आया। वहाँ पे चेंज देखे जा सकते हैं, हर चीज़ की शुरुआत मिडिल क्लास से होती है, तो क्यों नहीं इनका हिस्सा होगा। होम्स दैट हैव फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स रिफ्लेक्टिंग द वेस्टर्न स्टाइल ऑफ लिविंग। तो जो फर्नीचर था घर का वो बदला जा रहा था, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के अंदर बदलाव आ रहे थे, क्योंकि वो वेस्टर्न स्टाइल वाली चीज़ों को फॉलो कर रहे थे। तो वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं तो रिफ्लेक्ट होंगी ना। वेस्टर्न एजुकेशन लीड टू ओपनिंग अप ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटी फॉर डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन। और वेस्टर्न एजुकेशन को अडॉप्ट किया गया। आज तो पूरे इंडिया के अंदर वेस्टर्न एजुकेशन जैसी चीज़ें चलती हैं, है ना। कहीं ना कहीं लोग इंग्लिश को जैसे कि अडॉप्ट कर रहे हैं, है ना, और बाहर के फॉरेनर आकर हमारी हिंदी को सीखने की कोशिश कर रहे हैं, हम इंग्लिश को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा है, सब कुछ आना चाहिए। न्यू अपॉर्चुनिटी आई, है ना। नॉर्थ ईस्ट के अंदर हम देख सकते हैं वहाँ के लोगों ने एजुकेशन को अडॉप्ट किया, पूरे इंडिया ने एजुकेशन को अडॉप्ट किया, जो कहीं ना कहीं वेस्टर्न कल्चर पर बेस्ड था। इंडियन आर्ट एंड लिटरेचर हैव ऑल्सो बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय द वेस्टर्न स्टाइल ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर। जो भारत की आर्ट एंड लिटरेचर थी वो भी कहीं ना कहीं वेस्टर्न स्टाइल की जो आर्ट एंड लिटरेचर थी उससे इन्फ्लुएंस हुई। आर्टिस्ट लाइक रवि वर्मा, अविंद्रनाथ टैगोर, चंदू मेनन एंड बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ऑल स्ट्रगल विद द कॉलोनियल एनकाउंटर। जितने भी आर्टिस्ट थे उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी पोइट्री, अपनी चीज़ों के द्वारा, अपनी आर्ट एंड लिटरेचर से कॉलोनियल जो पीरियड था उसे काउंटर करने की कोशिश की, है ना। अपने थॉट प्रोसेस से, अपने आइडियाज़ से उसे काउंटर किया। उन्होंने बताया कि जो तुम कर रहे हो ना वो गलत है। उन्होंने अपनी पोइट्री के दम पर कहीं ना कहीं भारत की आज़ादी की मांग की। मॉडर्नाइजेशन, अब हम मॉडर्नाइजेशन को समझेंगे। द टर्म मॉडर्नाइजेशन वॉज एसोसिएटेड विद पॉजिटिव एंड डिजायरेबल वैल्यू इन 19th and 20th सेंचुरी। देखिए मॉडर्नाइजेशन क्या है, वो एक पॉजिटिव चीज़ से जुड़ा हुआ है, एक डिजायरेबल वैल्यू जो 19th and 20th सेंचुरी के अंदर रिफ्लेक्ट हो रही थी, है ना, उसे हमारे समाज के अंदर देखा जा सकता था। मॉडर्नाइजेशन रेफर्ड टू द इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्शन प्रोसेस। मॉडर्नाइजेशन का मतलब था टेक्नोलॉजी के अंदर इम्प्रूवमेंट, है ना, जो प्रोडक्शन प्रोसेस था उसके अंदर इम्प्रूवमेंट। इसी का मतलब तो मॉडर्नाइजेशन था कि किसी भी चीज़ का मॉडर्न हो जाना है। जैसे कि पहले पानी भरने के लिए कुओं पर इंजन का इस्तेमाल होता था, आज सबमर्सिबल है ना। तो ये क्या है, ये मॉडर्न है, टेक्नोलॉजी के अंदर इम्प्रूवमेंट आया है, वो सारी चीज़ें। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्नाइजेशन एज्यूम दैट लोकल टाइज एंड नैरो थिंकिंग, जो वहाँ की लोकल टाइज और जो नैरो थिंकिंग थी लोगों की, गिव वे यूनिवर्सल वैल्यूज एंड कमिटमेंट। जो मॉडर्नाइजेशन था वो जो नैरो थिंकिंग थी उसे रास्ता देती है, उसे वे देती है, एक यूनिवर्सल वैल्यू और कमिटमेंट का वे दिखाती है ना, कि चीज़ों को बदला जा सकता है। नैरो थिंकिंग को आप ब्रॉड कर सकते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ रेशनली एंड साइंस आर फेवर ओवर इमोशन एंड रिलीजियस टेंडेंसी। और जो प्रिंसिपल था साइंस का उसे इमोशन और रिलीजियस टेंडेंसी के साथ लिंक कर कर उसे फेवर किया गया। आज भी आप देख सकते हैं, आप जहाँ भी जाते हैं, किसी भी चीज़ के अंदर जाते हैं, आप मॉनेस्ट्री, आप रिलीजियस प्लेस पर जाते हैं, तो आप वहाँ पर साइंस और इमोशन दोनों का मिक्सअप देख सकते हैं। जाके आप दोनों का कॉम्बिनेशन देख सकते हैं। एक स्टूडेंट का ही इतना ब्रॉड लेवल होता है कि वो सारी चीज़ों को अपने तरीके से देख सकता है और लोगों को समझा भी सकता है ना। तो आपने ऐसा क्या देखा है जहाँ पे आप साइंस और इमोशन और रिलीजियस इन सब का कॉम्बिनेशन बनाकर एक एग्जांपल दे सकते हैं? अगर आप ऐसा सोच सकते हैं और हमें बता सकते हैं तो मैं जनरली जानना चाहूँगा कि ऐसा क्या है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मुझे आपका इंतजार रहेगा। पीपल बिलीव्स इन देयर ओन एफर्ट्स एंड हार्ड वर्क रेदर देन फेट एंड डेस्टिनी। उन्होंने मॉडर्नाइजेशन ने बताया कि लोगों को भरोसा होना चाहिए अपनी मेहनत पर, अपने हार्ड वर्क पर, बजाय किसके, फेट एंड डेस्टिनी के, भाग्य के ऊपर नहीं। हमें अपनी मेहनत के ऊपर भरोसा करना होगा। द आइडेंटिटी ऑफ मैन इन सोसाइटी इज बेस्ड ऑन हिज वर्क, कि एक इंसान की आइडेंटिटी उसके काम से होती है, उसकी जाति से नहीं। एंड अचीवमेंट रेदर देन हिज कास्ट, कम्युनिटी और रिलीजन। एक इंसान को उसके काम से जाना जाता है, उसके कास्ट और कम्युनिटी और उसके धर्म से नहीं। देखिए आप स्टूडेंट हैं, है ना, आपकी कोई कास्ट नहीं है, किसी का कोई धर्म नहीं है, तो आप ब्रॉड तरीके से चीज़ों को समझ सकते हैं। आप आज मेहनत कर जाएंगे तो आप समाज के अंदर कल पहचान बनाएंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो लोअर कास्ट से आते होंगे, बुरा ना मानिएगा, लेकिन ये सच है। लेकिन अगर आपको आपके
कास्ट से नहीं, आपके नाम से, आपके काम से जाना जाएगा तो आपकी कास्ट की कोई वैल्यू नहीं है ना। लोगों का ओहदा बड़ा होना चाहिए, ना कि उनकी जाति। मॉडर्नाइजेशन इन इंडिया, इंडिया के अंदर मॉडर्नाइजेशन कैसे आया? इन इंडिया द बिगिनिंग ऑफ मॉडर्नाइजेशन इज क्लोजली रिलेटेड टू द कॉलोनियल रूल। देखिए, मॉडर्नाइजेशन कहीं ना कहीं कॉलोनियल रूल से रिलेटेड था। हमें पता है कि जब हमारी कंट्री को कॉलोनी बनाया गया तो उसी टाइम पे मॉडर्नाइजेशन की भी शुरुआत हमारे देश के अंदर हुई थी। सिंस कास्ट एंड कम्युनिटी बेस्ड आइडेंटिटी वॉज प्रीवेलेंट इन इंडिया, क्योंकि जो कम्युनिटी और कास्ट बेस्ड आइडेंटिटी है वो हमारे इंडिया के अंदर प्रीवेल करती है। बिफोर दीज मॉडर्नाइजेशन डिडंट ब्रिंग फंडामेंटल चेंज इन सोशल रूट्स। हमें पता है कि चीज़ों को सोशल रूट्स, समाज की रूट से बदला जा सकता है, उनके अंदर फंडामेंटल चेंज लाकर चीज़ों को बदला जा सकता है। लेकिन हमारे इंडिया के अंदर क्या था? हमारे इंडिया के अंदर तो भाई कास्ट सिस्टम प्रिवेल था, उन्हें बदला ही नहीं जा सकता था। लोगों की ऑर्थोडॉक्स सोच को बदला ही नहीं जा सकता। लेकिन हमें फंडामेंटल चेंज की ज़रूरत थी। जैसा कि आप सबको पता होगा, अगर हम किसी पेड़ के ऊपर पानी डालें तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन हम अगर उसकी रूट्स में पानी डालें तो पूरा पेड़ हरा भरा हो जाएगा। तो चीज़ों को रूट से बदलना ज़रूरी होता है। फंडामेंटल चेंज लाना इसलिए ज़रूरी था कि लोगों को बिल्कुल नीचे से बदला जा सके। मैरिज इन इंडिया आर डन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एंड कम्युनिटी। जैसा कि हमें पता है कि आज भी मैरिज कास्ट एंड कम्युनिटी बेस पर ही होती है इंडिया के अंदर, है ना। सेकुलराइजेशन, देखिए सेकुलराइजेशन क्या था? जब आप सेकुलर वर्ड सुनते हैं तो आपको कहीं ना कहीं पॉजिटिव वाली फीलिंग नहीं आती है? सेकुलर, है ना, समझते हैं। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ अ डिक्लाइन इन द इन्फ्लुएंस ऑफ रिलीजन इन सोसाइटी। इसका मतलब होता है कि समाज के अंदर जो धार्मिक वाली चीज़ें हैं ना, जो धर्म है वो ज़्यादा ऊपर है ना, उसका जो इन्फ्लुएंस है उसे डिक्लाइन किया जाए, उसे कम किया जाए, लोगों को इक्वलिटी मिल सके, ना कि ऐसी चीज़ों को फॉलो किया जाए जो कहीं ना कहीं किसी इंसान की सोच और उनके पॉइंट ऑफ व्यू को ठेस पहुंचाते हैं। द एक्सटेंट ऑफ सेकुलराइजेशन इज measured थ्रू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ पीपल विद रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन एंड होल्डिंग ऑफ रिलीजियस व्यूज ऑफ पीपल। देखिए, सेकुलराइजेशन का एक्सटेंट क्या था कि जो लोगों का इन्वॉल्वमेंट है रिलीजियस चीज़ों के साथ, उनके ऑर्गेनाइजेशन के साथ, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को, उनके रिलीजियस व्यू को बदला जा सके, उसके अंदर बदलाव लाया जा सके। चीज़ों को बदलना बहुत ज़रूरी होता है। इसी वजह से कल्चर के अंदर चेंज आते हैं। एक संस्कृति का बदलाव क्यों होता है कि जो भी चीज़ें गलत हो रही हैं किसी भी देश के अंदर, किसी भी कंट्री के अंदर, उन्हें किसी न किसी टर्म्स की वजह से, किसी न किसी टर्म की हेल्प से उन्हें बदला जा सके, चीज़ों को पॉजिटिव बनाया जा सके, ना कि नेगेटिव, है ना। सेकुलराइजेशन ऑफ कास्ट, कास्ट सिस्टम ऑपरेट विद इन अ रिलीजियस फ्रेमवर्क इन इंडिया। देखिए, कास्ट सिस्टम हमारे देश के अंदर रिलीजियस फ्रेमवर्क काम करता है ना। हमें पता है हर कास्ट की एक रिलीजन आइडेंटिटी होती है और वो उसी के साथ लिंक होता है और उसी के बेस पर सारी चीज़ें इंडिया के अंदर प्रिवेल करती हैं और चलती हैं। आप देख ही सकते हैं, मैरिज से लेकर खाना किसके साथ खाना है, ये भी कहीं ना कहीं हमारे रिलीजन से ही, हमारे रिलीजन पर ही डिपेंड करता है। पहले वाले जो चैप्टर्स हमने पढ़ाए हैं उनके अंदर हम इन सारी चीज़ों को डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उन्हें देख के आइएगा। आपको ये चैप्टर, आप शायद इस चैप्टर को पहली बार पढ़ रहे हों, लेकिन ये आपको चैप्टर ऐसा लगेगा कि आप इसे काफ़ी बार पढ़ चुके हैं, क्योंकि जो समझाने का, इसमें जो लैंग्वेज को यूज़ किया गया है वो काफ़ी ईजी है। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि आपने तक कुछ ना पढ़ा हो, लेकिन आप जब बोर्ड एग्जाम के अंदर जाएंगे ना, आपके अंदर एक अलग टाइप का कॉन्फिडेंस होगा और आप बहुत अच्छा करके आएंगे। बस इन क्रिप्स नोट्स को पढ़ लीजिए और इन्हें नोट डाउन कर लीजिए और बस एग्ज़ाम वाले टाइम पे एक बार वीडियो को प्ले करके देख लीजिएगा, आपके मार्क्स पक्के। बिलीव्स सिस्टम ऑफ प्योरिटी एंड पॉल्यूशन, जैसा कि हमें पता है हमारे इंडिया के अंदर प्योरिटी एंड पॉल्यूशन वाला सिस्टम है, वो कहीं ना कहीं प्रिवेल करता है ना। वर सेंट्रल टू इट्स प्रैक्टिस बट टूडे कास्ट इज फंक्शनिंग एज अ प्रेशर ग्रुप। ये जो इस टाइप का जो सिस्टम है प्योरिटी एंड पॉल्यूशन, वो सेंट्रल है ना, क्योंकि इसे प्रैक्टिस किया जाता है। लेकिन अब जो कास्ट वाली चीज़ है वो एज अ प्रेशर ग्रुप काम कर रही हैं, है ना, क्योंकि उन्हें इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही है, क्योंकि लोग कास्ट को नहीं, लोगों को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं। जब आप किसी से नाम पूछेंगे तो अगर कास्ट के साथ कोई नाम बता रहा है तो मुझे नहीं लगता कि वो सही है। मुझे नहीं लगता कि मैं आपको अपना नाम कास्ट के साथ बताऊंगा, क्योंकि लोगों की पहचान उनके काम से होनी चाहिए, उनकी कास्ट से नहीं।
है ना। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? मैनी कास्ट एसोसिएशन एंड कास्ट बेस्ड पार्टीज आर इंक्रीजिंग इन कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया। देखो जैसा कि हमें पता है कि हमारे देश के अंदर कास्ट बेस्ड पार्टी भी आई, है ना। कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया के अंदर जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर बहुजन समाज पार्टी बनी जिसने लोअर कास्ट वाले लोगों का अपलिफ्टमेंट किया। शायद ये जरूरी था, लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना प्यारा है, उसने सबको रिकॉग्नाइज किया है ऑन द बेसिस ऑफ रिजर्वेशन। लोअर कास्ट वाले लोगों के लिए अपलिफ्टमेंट की बात की गई, है ना। अच्छा है ना कॉन्स्टिट्यूशन। दिस चेंज इन द रोल ऑफ कास्ट इज डिस्क्राइब्ड एज ए सेकुलराइजेशन ऑफ कास्ट। कास्ट है उसने डिस्क्राइब किया, है ना, कि सेकुलर के बेस पर सब लोग इक्वल हैं, धर्म का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कास्ट की कोई वैल्यू नहीं है। एक सेकुलर वर्ड ने काफ़ी अच्छे तरीके से समझाया। इसी के साथ जो हमारा कल्चर चेंज वाला चैप्टर है वो एकदम अच्छे तरीके से क्लियर हो जाता है और यहीं कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत करेंगे और इसे भी हम वन शॉट में ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। आई होप आपको ये चैप्टर काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये आपके लिए तो फ्री है लेकिन हमें रीच नहीं मिल रही है, तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपको वीडियो ज़रा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ सपोर्ट अस। जब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। खुश रहिए, मस्त रहिए, चिल करिए।